ये आपका 12th का पहला चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आपको बोला था शायद कि एनसीईआरटी लेके आना, या अच्छा किसी और चीज के लिए बोला था क्या? एनसीईआरटी लेके आना इसी के लिए? अच्छा, चलो कोई नहीं। तो कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा डीप में कुछ भी नहीं है, बट यह है कि बेसिक्स हैं जितने भी चीजें। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग है आपका लाइफ स्पैन से, ठीक है। अब लाइफ स्पैन क्या है? ये ड्यूरेशन है या पीरियड है बेसिकली एक, फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, ठीक है। बिटवीन बर्थ नेचुरल डेथ, याद रखना नेचुरल डेथ की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। नेचुरल डेथ, इसके बीच का किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से जो नेचुरल डेथ के बीच का जो ड्यूरेशन है, दैट इज नोन एज लाइफ स्पैन। अब जो है क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अगर लाइफ स्पैन यहाँ लिख लिए जाएं, अब वो तो तुमको या तो कॉपी कर लेना, ठीक है, अपने एनसीईआरटी से। मैं कुछ एक बता देता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है, ठीक है। जैसे एक है मे फ्लाई, बताओ इसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है? 1 डे, ठीक है। इसी तरह से आपकी बटरफ्लाई कितना है? हाउस फ्लाई 1 to 2 ईयर। अच्छा, मुझे लगा हाउस फ्लाई का कितना है? 30 डेज। चलो बाद में लिख लेंगे कुछ कुछ, अभी तो इसको 30 डेज लिख दो। अब देखते हैं ये जो लाइफ स्पैन है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, या कुछ की पॉइंट्स हैं, इस तरह से लिख सकते हो कि जो लाइफ स्पैन है हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का। अब मैं जब भी बात करूंगा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्पीशीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बड़ी हंसी आ रही, क्या बात है? बिना मतलब हंसे अगर कोई हंसता तो जानते हो ना उसको क्या बोलते हैं। तो हंसा मत करो बिना मतलब, जब जरूरत होगा तो मैं खुद ही हंसा देता हूँ। तो जो लाइफ स्पैन है बेसिकली, लिख दो यहाँ पे, लाइफ स्पैन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। मतलब कहने का कि ये जैसे बटरफ्लाई बोल रहे हो, तो जो एवरेज, ये जो भी लिखा है ये क्या है? दीज आर द एवरेज लाइफ स्पैन है, ठीक है। जैसे ह्यूमन का इस समय जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो कितना, हर एक कंट्री का वैसे तो डिफरेंट है, ठीक है, हर एक कंट्री का डिफरेंट है। आप अगर यूरोपियन कंट्री में जा रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली 75 के आसपास है। इंडिया में साथ घट के 60 से भी नीचे चला गया है, ठीक है, घट के नीचे भी चला गया वो तो। ये है, ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्या वो बच्चे?
नेक्स्ट जो है मे बी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक और लिख दो, यहाँ पे एक और लिख दो, बनियन ट्री कितना है, बनियन ट्री का यार अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हैं, कई बार इसको अप टू 1000 ईयर्स लिख देते हैं, ठीक है, अप टू 1000 ईयर्स, या कई जगह 2000 टू 3000 ईयर्स भी लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने इसको अप टू 1000 लिख दिया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो लाइफ स्पैन है मे बी फ्रॉम 1 डे टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। लाइफ स्पैन है, इसके ऑर्गेनिज्म के साइज के साथ में कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो नॉट कोरिलेटेड विद, ये इस तरह से लिख सकते, कैंट कोरिलेट विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये नहीं कह सकते हो कि कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है तो कम दिन के लिए जो है लाइफ स्पैन है, और कोई जो है ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है, ये इस तरह से कोरिलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैंट कोरिलेट विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए इस चीज को, इससे एग्जाम्पल से अगर इसको समझे, तो जो पैरट है आपका, ठीक है, पैरट और क्रो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो क्रो एंड पैरट, दोनों का लाइफ स्पैन मुझे जरा सा बताओ। पैरट आपका 140 ईयर्स है, ठीक है, और क्रो का अप्रोक्सीमेटली 14 ईयर्स के आसपास, ठीक है, देख लेना 14 टू 15 ईयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो साइज तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, पैरट क्या हो, क्रो का कितना है, अरे तुम ना डिफरेंट किताबों में देखोगे डिफरेंट हो जाता है, इतना क्यों, ठीक है चलो अपने में लिख लो ना तुम, चलो। तो क्रो जो है क्या कहते हैं, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, पर देखो लाइफ स्पैन में कितना डिफरेंस है। इसी तरह से आप एलिफेंट का ले लो, एलिफेंट का कितना है लाइफ स्पैन, एलिफेंट का साइज बहुत बड़ा है बट लाइफ स्पैन करीब 70 ईयर के आसपास है, 70 टू 80 ईयर्स के आसपास, ठीक है। टर्टोइज का देख लो, टर्टोइज का साइज एलिफेंट के कंपेयर में छोटा है, बट वो 150 टू 200 ईयर्स तक का एज, या 200 टू 300 ईयर्स तक का एज है वहां पे। मैं देख लेता हूँ, एक मैंगो प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, मैंगो एंड पीपल का, उसको भी लिख दो आप। मैंगो की लाइफ कितनी है, मुझे नहीं याद है, इसीलिए तो बोला था कि एनसीईआरटी साथ में रखा करो। नहीं दिया है, 20 ईयर्स के आसपास है, 20 टू 25 ईयर्स के आसपास। नहीं बच्चे, इसको आप लिख लेना जाके घर पे, देख लेना एनसीईआरटी में, ठीक है। ये पीपल जो है क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इनका दोनों का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसका मुझे लग रहा है 25 टू 30 ईयर्स है एक मैंगो प्लांट का, मेरे पास डेटा नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो ये हो गया। एक और पॉइंट लिख दो करेक्टरिस्टिक में कि जो 25 टू 30 है, कहाँ पे लिखा हुआ है, चलो ठीक है। जो डेथ है, दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म की डेथ श्योर सार्ट है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसको इस तरह से लिख लो, या तो डेथ भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल डेथ की बात हो रही है, ठीक है, नेचुरल डेथ
इज एब्सोल्यूट। ठीक है, मतलब ये हर हाल पे होना है। एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि डेथ इज नेसेसिटी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो लिख दो यहाँ पे एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डेथ क्यों नहीं होती, नेचुरल डेथ क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है? सेल डिवीजन। ठीक है, जो उनका सेल डिवीजन है वही उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो जैसे ही जो है क्या कहते हैं अपनी ग्रोथ के लिए डिवाइड करते हैं, वो तुरंत जो है क्या कहते हैं जो पेरेंट सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? डॉटर सेल में। ठीक है, तो वो कभी भी जो है डेथ नहीं होती। या आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में सपोज कर लो ये सेल, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अगर मैं रिस्पेक्ट में बात करूं तो वो अपने आप को पहले ग्रो कराएगा। ठीक है, ग्रोथ होगा और फिर ग्रोथ करने के बाद उसका क्या होगा? डेथ होगा। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर में जो ग्रो करने का तरीका है, ठीक है, वो क्या है? सेल डिवीजन। वो बाय सेल डिवीजन ग्रो करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं, ओरिजिनल सेल रह ही नहीं जाती। ओरिजिनल सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है? डॉटर सेल में। तो नेचुरल डेथ का कोई सवाल ही नहीं होता। तो ध्यान में रखना ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, कि जो लाइफ स्पैन है वो सारी की सारी मतलब स्पीसीज, हर एक स्पीसीज का अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। थाउजेंड से, वन डे से थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हो सकता है। आप उसके साइज के साथ उसको कोरिलेट नहीं कर सकते हो। और नेचुरल डेथ बेसिकली एब्सोल्यूट ट्रुथ है। ठीक है, बच्चा ऐसा करो, मैं तुमको कुछ लाइफ स्पैन लिखा देता हूँ, फटाफट लिखना स्टार्ट करो। एक तरफ ऑर्गेनिज्म लिखो, दूसरी तरफ लाइफ स्पैन लिखो। एक तरफ ऑर्गेनिज्म, दूसरी तरफ लाइफ स्पैन। अब एलिफेंट को लिखो, एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स। एलिफेंट को लिख दो 60 to 90 ईयर्स। रोज 5 to 7 ईयर्स। रोज प्लांट की बात कर रहा हूं। ठीक है, रोज 5 to 7 ईयर्स। डॉग 50 to 30 ईयर्स। पैरट ऑलरेडी लिखा दिया है 140 ईयर्स। डॉग बच्चे 25 to 30 ईयर्स। पैरट 140 ईयर्स। बनाना 25 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई लिखा है क्या? नहीं, लिख दो फ्रूट फ्लाई 1 मंथ। 1 मंथ, 1 मंथ। कुछ और बोलना पड़ेगा क्या? फ्रूट फ्लाई, फ्रूट, FRUIT। फ्रूट नहीं खाया हो कभी? यहाँ तो फ्रूट फ्लाई को। अच्छा, तो ये मॉड्यूल का है एक्चुअली डेटा मेरे पास जो है। चलो अभी बाद में मैं चेंज करवा दूंगा अगर ऐसा कुछ है। राइस प्लांट लिखो, राइस प्लांट इंपॉर्टेंट है। मेरे से पूछो बच्चे जो भी प्रॉब्लम है। कॉपी पे लिखना स्टार्ट करो, एनसीईआरटी हटा लो अभी फिलहाल के लिए। राइस प्लांट 120 to 160 डेज। ये बहुत वेरिएबल है, डिफरेंट बुक में जाओगे डिफरेंट कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, राइस प्लांट 120 to 160 डेज या 3 to 4 मंथ लिख दो। 120 to 160 डेज। टर्टोइज, टर्टोइज 100 to 150 ईयर्स। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो जो बर्थ टू डेथ का, नेचुरल डेथ का जो स्पैन है, ठीक है, दैट स्पैन इज नोन एज लाइफ स्पैन। ठीक है, और इसमें से कई सारे पॉइंट्स हैं, ये ध्यान में रखना, हो सकता है सच ये पॉइंट्स उठा दे। ठीक है, अब आते हैं सीधे हम रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है, process by which organism produce young one similar to itself। अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन आपके कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो आप यहाँ पहले लिख दो, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, ये आपको टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन मिलेंगे। एक है आपका एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जरा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। पहले एसेक्सुअल देख लो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जनरली यूनिपेरेंटल होता है। वैसे कई बुक्स ऑलवेज भी लिख देते हैं, बट मैं ऑलवेज नहीं लिख रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं ऑलवेज? नहीं बच्चे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यूनिपेरेंटल ही होगा, यूनिपेरेंटल ही होगा, जनरली रहने दो, यूनिपेरेंटल होगा आपका। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, जनरली तो गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा, बट पहले लिख दो नो गैमीट फॉर्मेशन, बट कई जगह पे हाँ बोलो। तो पेरेंट, ये यूनिपेरेंटल में कोई दिक्कत है? लगाया तुम्हारा दिमाग ना बिल्कुल डोलने लगा है 4 घंटे पढ़ने के बाद। हाँ, इसीलिए बोला उसको निकाल के बाहर रख दो, बंद कर दो, बाद में पढ़ लेना। किसको? एनसीईआरटी को? अच्छा, मैं क्या लिखाने जा रहा था? जनरली गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, बट गैमीट फॉर्मेशन में टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं इसका। एग्जाम्पल बताओ, तुम लोग बताओ, एग्जाम्पल में क्या दे दूं? हनी बी, ड्रॉन। ठीक है, ये जो ड्रॉन है हनी बी में, ठीक है, इसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है? पार्थेनो पार्थेनोजेनेसिस। क्या हुआ? कार्पी नहीं, कार्पी फ्रूट फॉर्मेशन नहीं करवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस है। पार्थेनोजेनेसिस में एक्चुअली क्या है कि जो एग है, ठीक है, वो एग डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? ड्रॉन में, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये वैसे तो आपको जनरली गैमीट फॉर्मेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा, बट ये एक पार्थेनोजेनेसिस जो केस है,
देखो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सपोज ये मैं बोल रहा हूँ ये एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म से एक डॉटर सेल क्रिएट हो गया या डॉटर ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो गया, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल, और जेनेटिकली आइडेंटिकल है तो फिर आपके मॉर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। बट एक बात बताओ, यहाँ तो चलो ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ठीक है, एनसीईआरटी जहां पे भी पढ़ोगे यही मिलेगा कि जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ये तो पेरेंट है, ये आपका ऑफ स्प्रिंग्स है, ठीक है, बहुत सारे बना लो आप, ठीक है, तो पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग आपके जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल, बट यहाँ पे क्या होगा? समझ में कुछ आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि बस देख रहे हो बोर्ड की तरफ की? आइडेंटिकल ही होगा, क्रॉसिंग ओवर भूल गए? क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, तो डीएनए तो चेंज हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन का मेन रीजन है वो क्या है? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन किसकी वजह से होता है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। बस जानते रहना कि ये पार्थेनोजेनेसिस ऐसा है जहां पे क्या है कि वेरिएशन है, ठीक है। अच्छा चलो, ये जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल है, दैट मींस कि ये आपस में क्या कहलाएंगे? क्लोन कहलाएंगे, ठीक है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो ऑफस्प्रिंग्स हैं और पेरेंट्स हैं या ऑफस्प्रिंग आपस में ही वो क्या होंगे? क्लोन होंगे। क्लोन का मतलब ये है जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। अच्छा, इंडिविजुअल मेंबर्स को सबको मिला के तो क्लोन बोलते हैं, ठीक है। जो इंडिविजुअल मेंबर है क्लोन का उसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल मेंबर को बोलते हैं रेमेट। तो कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि जनरली यूनिपेरेंटल है, ठीक है, और क्या क्या पॉइंट बता दिए मैंने? जनरली यूनिपेरेंटल है आपका, गैमीट फॉर्मेशन जनरली नहीं होगा, बट हो सकता है कि गैमीट फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। और ये आपके जो प्रोजनीज आएंगे वो पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग आपस में जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली बेसिकली क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, उनको क्लोन बोलोगे, और इंडिविजुअल मेंबर्स को आप क्या बोलोगे? रेमेट बोलोगे, ठीक है। एक और चीज देखो कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिंपल प्रोसेस है, सिंपल है, एंड अगर सिंपल प्रोसेस है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पीड क्या होगी? फास्ट होगी, बहुत तेजी से जो है क्या कहते हैं रिप्रोड्यूस होंगे, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत तेजी से जो है क्या कहते हैं ग्रोथ होगी, बहुत तेजी से ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल एंड फास्ट है। और साथ में अगर चीज देखा जाए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली मोस्ट कॉमन मेथड है किन में? लिख दो, एसेक्सुअल reproduction is most common in unicellular organisms। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के आगे एग्जाम्पल लिखो आप लोग, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ, क्या लिख दो यहां पे? विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? सिंपल होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले में लिखो पहले, यहाँ पे मुनेरा, खुद ही बोल दिया मैंने, आपको तो जरूरत ही नहीं है, मुनेरा और
प्रतिष्ठा, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो आपके जैसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जैसे एल्गी है आपका, ठीक है, और फंजाई हो गया है आपका, ठीक है, इतने ही रहने दो, क्या करोगे ज्यादा। क्या बोर हो रहे हो क्या? हम्म। कुछ और एग्जाम्पल लिखो बच्चे। यहाँ पे एल्गी फंजाई के अलावा आप ना यहाँ पे बाकी भी लिख दो, कौन कौन से। ब्रायोफाइट्स, ठीक है, और इसमें एल्गी में लिख देना बेसिकली कि ये एल्गी में तो मोस्ट कॉमन ही, मोस्ट कॉमन। फंजाई में भी आपका है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में कुछ जगह पे है, अलग अलग मेथड्स हैं बेसिकली। आगे मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटिन्यू करूं उससे पहले दो पॉइंट्स लिख लो आप नोट डाल के, ठीक है। पहला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिप्रोडक्शन है, इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो, एक सपोज कर लो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या इसको इस तरह से ना बना दूं मैं, इस तरह से बना दूं, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म पहले क्या करेगा? ग्रो करेगा, ठीक है। ग्रो करने के बाद इसका जो है क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। अच्छा, ये जब ग्रो और डेथ करने के बीच में ये क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा, करेगा कि नहीं? रिप्रोड्यूस करेगा, और रिप्रोड्यूस करने के बाद फिर से बर्थ कर देगा न्यू इंडिविजुअल का, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल फिर से बर्थ जो है बर्थ हो जाएगा उसका। तो इस तरह से ये जो साइकिल चल रही है इसको आप क्या बोलते हो? लाइफ साइकिल। और इस लाइफ साइकिल के चलने की वजह से जो है ये बेसिकली क्या है? रिप्रोडक्शन है मेन वजह, जिसकी वजह से कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज क्या है? मेंटेन, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज क्यों मेंटेन है? क्योंकि बीच में एक स्टेप रिप्रोडक्शन का आ रहा है, ठीक है। अगर नए यंग वंस ना प्रोड्यूस हो तो एक स्पीसीज क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीसीज का लॉस नहीं होता, स्पीसीज का लॉस होता है, पर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में स्पीसीज लॉस होता है, ठीक है। इन बिटवीन ये जो रिप्रोडक्शन है, ये जो रिप्रोडक्शन है, ये क्या करता है? स्पीसीज की कंटिन्यूटी को, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखता हुआ, ठीक है। बहुत थकान में लग रहे हो, तुम्हारे चेहरे देख के तो मेरा पढ़ाने का मन खत्म हो रहा है। क्या हुआ? रेस्ट चाहिए? अभी तो जब मैं आया था तो रेस्ट ही कर रहे थे तुम लोग, कि नहीं कर रहे थे? हम्म। क्या हो गया? एक और पॉइंट यहीं पे लिख दो, रिप्रोडक्शन, या इस तरह से मत लिखो, लिखो हाउ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक तो उसकी अपनी इंटरनल
फिजियोलॉजी है और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं सच एज हैबिटेट। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म की इंटरनल फिजियोलॉजी और जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उसके चारों तरफ, वो बेसिकली जो है रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उस पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एक सिंपल सी आपको चीज बोलूं, बच्चों बड़ी हंसी आ रही, बैठ एक तरफ उठो, चलो बैठो आके, तमाशा नहीं चल रहा, इधर आके बैठो आके। हाँ आप इधर आओ। मन नहीं आता तो सीधे दरवाजा खुला है, आप जा सकते हैं। मेरा दिमाग नहीं खराब है जो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। मैं छोड़ दूंगा सिलेबस को, आराम से जाके जो है जून में खत्म करूंगा जाके। ऑलरेडी आपको पता है कि आपके पास में वीडियोज अवेलेबल है। अगर हंस हंस के इतना ही मन लगता है हंस हंस के करने में, तो आराम से वीडियोज देखो, घर में खूब मजे करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वीडियोज तो आपको ऐसे भी मिल जाने हैं। हाँ, तो मैं क्या बताने जा रहा था आपको कि जो चलो छोड़ो, दिमाग से स्किप कर गया, क्या बताने जा रहा हूँ मैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में था। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर टाइप देख लें या मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लें, वापस से आ जाओ, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो मोड कैसा होगा? एक तो बाइनरी फिजन हो सकता है, ठीक है, और बाइनरी फिजन का अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछता है तो जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूं, बडिंग। अब बडिंग आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होती है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख देता हूं, यूनिसेलुलर बडिंग में लिख देता हूं, ठीक है। हालांकि मुझे सिर्फ बडिंग लिखना चाहिए, पर फिर भी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए क्या लिख दो, यहाँ पे ईस्ट, ठीक है। जैसे ये क्या कहते हैं, ईस्ट है, तो ईस्ट क्या करता है, एक छोटा सा बड बनाता है। ये बड धीरे धीरे करके डेवलप होता है और फिर पेरेंट सेल अपने डॉटर सेल से अलग हो जाती है। तो ये जो मेथड है, ये क्या है, ये बडिंग है। बाइनरी फिजन में जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, ऑलमोस्ट, मैं ऑलमोस्ट इक्वल लिख रहा हूं, ठीक है। जबकि जो बडिंग है उसमें इक्वल नहीं होते हैं, अनइक्वल साइज के बनते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अनइक्वल जो है ऑफस्प्रिंग या अनइक्वल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होगी आपकी। नेक्स्ट और लिख दो यहाँ पे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में स्पारुलेशन, ठीक है। तो स्पारुलेशन जैसे कहाँ कहाँ पे या तो पहले लिख दो स्पारुलेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज नोन एज स्पारुलेशन, ठीक है। अब ये जो स्पारुलेशन है ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में भी मिल जाएगा। चलो बैक्टीरिया लिख दो यहाँ पे, बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद आपको
एल्गी में मिल जाएगा, आपको कहाँ पे मिल जाएगा, फंजाई में मिल जाएगा, और प्रोटोजोन्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रोटोजोन्स में भी आपको, जैसे मैं अमीबा का एग्जाम्पल ले लूं, ठीक है, अमीबा में आपको मिल जाएगा। अमीबा को मुझे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि दो टॉपिक हैं, या एक ही है बेसिकली, लिख दो स्पारुलेशन में। अमीबा का जो स्पारुलेशन है, क्या बच्चे? नहीं बच्चे, आपका आवाज बहुत है, एक तो मेरा भी बैटरी लो है और आपका ज्यादा ही लो हो गया है। ठीक है, ये दो चीजें पढ़ी होंगी आपने, इंसिस्टेशन एंड स्पारुलेशन। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि जैसे अमीबा है, ये मान लिया अमीबा है, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है, अपने सेल कंटेंट, अपने न्यूक्लिक जो एसिड है, उसका जेनेटिक मटेरियल है, वो उसको बेसिकली एक छोटी सी जगह पे इकट्ठा कर लेता है। फिर उसके चारों तरफ जो है क्या कहते हैं, इससे लेयर्स डेवलप होना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इस तरह से 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, उसी 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन। ठीक है, बाकी स्पारुलेशन आप देख लेना, ज्यादा डिटेल में मुझे नहीं जाना है। इंसिस्टेशन में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कितने लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है, तो बेसिकली 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है। चलो एक और चीज मैं बता देता हूँ, अमीबा के स्पारुलेशन, इसके बाद स्पारुलेशन पे ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर मैं एल्गी के स्पारुलेशन की बात करूं, एल्गी या फंजाई के स्पारुलेशन की बात करूं, तो आपको जो स्पोर्स दिखेंगे, स्पोर्स स्पारुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप के स्पोर्स दिखेंगे। एक आपको दिखेंगे जू स्पोर, ये किस तरह के स्पोर हैं बच्चे, पहले भी पढ़ा चुका हूं इसलिए फास्ट चल रहा हूं, ये मोटाइल स्पोर है। दूसरा ए प्लेनो स्पोर है, ये कैसे हैं, नॉन मोटाइल स्पोर है। ठीक है, तो जू स्पोर में अगर मैं एल्गी का एग्जाम्पल दूं, एल्गी का एग्जाम्पल दूं, तो जैसे क्लेडोफोरा, चलो क्लेडोफोरा का एग्जाम्पल दे देते हैं। अच्छा, अगर और डीप में अगर आप देखोगे जाके, जब एल्गी पढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ पे 2 कैटेगरी के स्पोर मिलेंगे। क्या? एक फ्लैजिलेटेड है, जू स्पोर में भी आपको जो है ना कई सारी कैटेगरी मिल जाएंगी। ठीक है, और बट इतना डीप में मैं यहाँ पे जा नहीं रहा हूँ। इसमें देखा जाए अगर नॉन मोटाइल स्पोर की कैटेगरी में, नॉन मोटाइल स्पोर की कैटेगरी में देखा जाए, ठीक है, अप्लाइनोस्पोर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ और नॉन मोटाइल स्पोर की कैटेगरी में देखे जाएं, जैसे फंगस। ठीक है, तो फंगस में आपको नॉन मोटाइल स्पोर कौन से देखने को मिलते हैं, कोनिडिया। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे फंगस के स्पोर की बात करूं, ठीक है, कौन से, कोनिडिया। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसा है आपका, एक तो इसके चीज इसमें ये जानने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है, नॉन मोटाइल है। दूसरा ये आपका, तो फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि ये कैसा स्पोर है, असेक्सुअल स्पोर है। फंजाई में आपको दोनों टाइप के स्पोर देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, दोनों टाइप के स्पोर हैं। तो कोनिडिया बेसिकली नॉन मोटाइल स्पोर है और असेक्सुअल स्पोर। अच्छा, इसकी ओरिजिन कैसी है, एंडोजिनस है कि एक्सोजिनस है, एक्सोजिनस ओरिजिन है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है,
पेनिसिलिन, आपने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया है। तो आपको जो है फंगस में भी स्पारुलेशन दिखेगा, जैसे कोनिडिया है। एसेक्सुअल स्पोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉन मोटाइल है, एसेक्सुअल, एक्सोजेनस ओरिजिन का है, एग्जाम्पल पेनिसिलियम है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दो स्ट्रक्चर हैं, एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर। बताओ क्या नाम है इनके? ऊपर वाला तो स्टेरजी मेटिया है, ये मैंने पढ़ाया नहीं था इसलिए मैंने बता दिया। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला कौन क्या है? फ्रूटिंग बॉडीज पढ़े थे, तो फ्रूटिंग बॉडीज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हालांकि ये फ्रूटिंग बॉडीज नहीं है अपने लिए। क्या नाम देते हैं फ्रूटिंग बॉडीज जहाँ पे प्रेजेंट होती है? कार्प लगा होता है कुछ इस तरह से, या फोर लगा होता है। ठीक है, जाकर देख लेना एक बार। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो आपका जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग, यहाँ पे ये इस तरह से लिख देते हैं, बडिंग इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा। हाइड्रा में होता है कि नहीं? हाइड्रा कैसा है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अगर यूनिसेलुलर बडिंग एग्जाम्पल क्वेश्चन में होगा तो आप बोलोगे ईस्ट, और मल्टी सेलुलर में आपका हाइड्रा। ठीक है, चलो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? कि रिप्रोड्यूशन, अगर बॉडी जो है वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द बॉडी से रिप्रोडक्शन हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो रिप्रोडक्शन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट या बॉडी पार्ट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कायिक प्रजनन। कायिक का मतलब होता है बॉडी पार्ट। ठीक है, तो अगर बॉडी पार्ट से हो रहा है, वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एनिमल में बॉडी पार्ट से रिप्रोडक्शन नहीं होता है, एनिमल्स में भी होता है। पर जनरली जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, आपका टर्म यूज किया जाता है फॉर द प्लांट्स। ठीक है, और जो पार्ट है, पार्ट दैट इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन और रिप्रोडक्शन इज नोन एज, क्या बोलेंगे? प्रोपग्यूल्स। ठीक है, प्रोपग्यूल्स बोलते हैं, या वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बोल सकते हो आप। ठीक है, मैं एग्जाम्पल प्लांट और एनिमल दोनों के निकालता हूं यहाँ पे। जैसे अभी पहले हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में एनिमल पार्ट। ठीक है, एनिमल। तो एनिमल में बताओ मुझे, एनिमल में एक तरफ से चलो, परिमिशन तो वो प्रोटोजोन में चला जाएगा। उसके आगे वाला कौन सा है? पोरीफेरेंस। ठीक है, पोरीफेरेंस में मैं एग्जाम्पल किसका ले लूं? स्पंजेस, जैसे साइकन। ठीक है, तो साइकन में एक सेल होती है, जैसे इधर साइकन बना लेते हैं, ये साइकन है। साइकन में सेल्स होती हैं कुछ, ठीक है,
और उनमें से एक सेल होती है जिसको क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट। अब ये आर्कियोसाइट सेल्स कैसी होती है, टोटीपोटेंट लिखा है, टोटीपोटेंट, हाँ टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब क्या है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब किसी सेल्स में ये एबिलिटी हो कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सके, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो कैसी सेल है, टोटीपोटेंट सेल। ठीक है, तो ये जो आर्कियोसाइट है स्पॉन्ज में, साइकिल में, ठीक है, वो कैसी सेल है, टोटीपोटेंट सेल। ठीक है, ये टोटीपोटेंट सेल क्या बनाती है, इस तरह के जेम्यूल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और जेम्यूल से जेम्यूल फॉर्मेशन करती है। और जेम्यूल किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक टाइप का, उसके बॉडी पार्ट से बेसिकली बन रहा है, उसके बॉडी पार्ट। आपको पता है कि अगर आप स्पॉन्जेस की एक सेल को भी बाहर उठा के डाल दो, ठीक है, तो वो अपना जो है क्या कहते हैं, पूरा होल बॉडी बना लेता है, फुल बॉडी बना लेता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका पॉरीफेरा हो गया, जहां पे कि मैं बोल रहा हूँ कि वेजिटेटिव टाइप का प्रोपगेशन है। ठीक है, बॉडी पार्ट से बेसिकली डेवलप हो रहा है। प्लांट्स के केस में देखें तो प्लांट्स के केस में ढेर सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे मैं एक बार जस्ट आपको बता देता हूं, जैसे ये आपका प्लांट है, ये आपका प्लांट, ठीक है, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, ये इसकी रूट है, ये क्या है, स्टेम है, ये क्या है, लीफ। अगर इन पार्ट से कंप्लीट प्लांट डेवलप हो जाए, इनमें किसी भी पार्ट से कंप्लीट प्लांट बन जाए, कंप्लीट प्लांट या होल प्लांट, तो ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसको क्या बोलोगे, दिस इज द, अगर ये वाला जो मोड है इसको क्या बोलोगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलोगे। ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट से हो, चाहे रूट स्टेम लीफ हो, उससे अगर कंप्लीट प्लांट डेवलप हो रहा है तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलो। और जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है उस मेथड में, उसको क्या बोलोगे, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बोलोगे। अच्छा, एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जैसे जैसे बताओ, एग्जाम्पल बताओ मुझे फटाफट, जैसे राइजोम, और बताओ, रनर, सकर, ऑफसेट्स, है कि नहीं है। ठीक है, अब राइजोम का एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, बनाना। और बताओ बच्चे, मुझे याद नहीं है ये ग्रासेस आपके, जैसे ग्रास में भी मैं स्पेशली कौन से ले लूं, डैक्टेलियन फुल नेम बताओ, मुझे याद नहीं है, दूब ग्रास लिख लेता हूं मैं, हाँ साइनोडन, साइनोडॉन, बहुत तेज चल रहा हूं क्या, साइनोडॉन डक्टिलिया। ठीक है, रनर का एग्जाम्पल। सकर का मिंट है या और कोई है, मिंट ही। ऑफसेट का यहाँ वाला जो प्लांट है, वैसे तो हर जगह डेवलप है पर यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मचाई उसने, आइकॉर्निया। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्लांट्स आपके, और भी लिख सकते हो, जैसे बल्बिल, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहाँ पे पाया जाता है बल्बिल्स, अगे। ठीक है, और भी कहीं पाया जाता है क्या, एस्पेरेगस। ठीक है, ये अगेव तो याद रखना, बाकी एस्पेरेगस ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और भी लिख लो आप, बल्ब, यहाँ पे बल्ब, बल्ब तो पता ही है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अनियन। बर्ड्स से हो सकता है, बर्ड्स बताओ कैसे बर्ड, जैसे एक्सिलरी बर्ड। एग्जाम्पल में क्या लिखूं यहाँ पे,
पोटैटो ट्यूबर क्या है? पोटैटो ट्यूबर में बड्स ही तो है, एक्सिलरी बड्स है, ठीक है। तो पोटैटो, ठीक है। इसके अलावा बड्स के अलावा आप यहाँ पे लीफ लिख सकते हो, जैसे लीफ, एग्जाम्पल बताओ। ब्रायोफिल्लम, बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो ब्रायोफिल्लम में लीफ से पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है, ठीक है। ब्रायोफिल्लम में पिक्चर बना हुआ है एनसीईआरटी में इवन, ठीक है। इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो मार्जिन हैं, वहां मार्जिन से जो है पूरा डेवलप हो जाता है प्लांट, ठीक है। तो ब्रायोफिल्लम लीफ मतलब पूछता है कि कौन सा प्लांट है जहां लीफ से जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो ध्यान में रखना उस चीज को। वाटर हाइसिंथ का कुछ ज्यादा ही डिटेल दिया हुआ है, तो अभी कितना बचा है टाइम? 4:16 हो गया। बच्चे कितनी देर से पढ़ा रहा हूँ? इधर क्या बताओ, मैंने क्या बिगाड़ा है? अच्छा, इधर वाला, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। एक तो आपका था यहाँ पे बल्ब, ठीक है, जो कि अनियन में प्रेजेंट है। इसके अलावा आपका था लीफ, लिखा था लीफ में, लिखा था मैंने ब्रायोफिल्लम। और क्या लिखा था? बर्ड्स। तो बर्ड्स में आपका पोटैटो। एक्चुअली ये जो ब्रायोफिल्लम वाला है, यहाँ पे भी बर्ड्स ही प्रेजेंट होती हैं। और ये किस टाइप की बर्ड्स होती हैं? एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं, ठीक है। पोटैटो में जो बर्ड्स हैं वो कैसी बर्ड हैं? एक्सिलरी बर्ड है पोटैटो में, ठीक है। और जो ये लीफ में ब्रायोफिल्लम के केस में बर्ड है, वो एडवेंटिशियस बर्ड है, एडवेंटिशियस बर्ड है, ठीक है। इतना डीप में नहीं पूछेगा, ये तो पूछ सकता है पर ये इतना डीप में नहीं पूछेगा। आप ये ब्रायोफिल्लम का एग्जांपल बस याद रखना कि लीफ से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। एक बार पूछा जा चुका, नेक्स्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कई सारे हैं। जो ऑफसेट है, जहां पे मैंने आइकॉर्निया लिखाया है, ऑफसेट का थोड़ा सा ज्यादा डिटेल दे दिया है, तो थोड़ा सा मैं भी बता देता हूं आपको, ठीक है। पहले तो ये मुझे बताओ, मैं पढ़ा चुका हूं, टेरर ऑफ बंगाल की जो आइकॉर्निया है, नहीं, जो ऑफसेट है, ये ऑफसेट से बेसिकली, हाँ, ये है क्या? इंटरनोड है, ठीक है। दिस इज इंटरनोड। और ये इंटरनोड ही पार्टिसिपेट करता है किस चीज पे? रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अच्छा, इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला गया? क्योंकि ये बाहर की स्पीसीज थी। जो आपका आइक्वार्निया है, ये कैसी स्पीसीज है? एक्जोटिक स्पीसीज। एक्जोटिक स्पीसीज का मतलब क्या है? जो स्पीसीज आपके यहाँ की नेटिव ना हो, ठीक है, तो उस स्पीसीज को क्या बोलते हैं? एक्जोटिक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। और एक्जोटिक स्पीसीज अगर कोई बाहर की स्पीसीज है, आप कहीं इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस हो गई इंडिया में, ठीक है, इंडिया में आ गई। कैसे इंडिया में आई? एक्चुअली इसके जो फ्लावर थे वो बड़े ब्यूटीफुल थे, ठीक है, पर्पल कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करता है एक्सोटिक स्पीसीज, ठीक है, आइकॉर्निया। इसके जो फ्लावर थे वो किस कलर के थे? पर्पल कलर के, ठीक है, पर्पल कलर के ब्यूटीफुल फ्लावर थे पूरे, ठीक है। आप लिख लेना, इतना ज्यादा मुझे डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। ब्यूटीफुल फ्लावर थे इसके, इस वजह से किसी ने इसको इंट्रोड्यूस कर लिया इंडिया में। और जैसे ही ये इंडिया आया, चूंकि इसका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था वो बहुत फास्ट था, ठीक है,
तो अगर जो है क्या कहते हैं ये इंडिया में आया है तो इसका मतलब है इसका कोई नेचुरल प्रेडिटर, नो नेचुरल प्रेडेटर, नेचुरल प्रेडेटर नहीं होगा। और अगर नेचुरल प्रेडेटर नहीं है तो क्या होगा, इसकी जो ग्रोथ है बड़ी विगरस ग्रोथ होगी। इसकी वजह से ग्रोथ क्या होगी, ग्रोथ बहुत विगरस होगी। और अगर ग्रोथ विगरस हुई, ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो है जहां पे भी ये ग्रो कर रहा है, क्योंकि एक्वेटिक हैबिटेट पे ग्रो करता था, तो उसको पूरा क्या कर लेगा, इन्वेड कर लेगा। ठीक है, और अगर ये इन्वेड कर रहा है, ठीक है, तो वो जो पूरा प्रोसीजर है उसको बोलते हैं इन्वेसिवनेस। नाम पढ़ा है इन्वेसिवनेस। क्यों इन्वेसिवनेस बोलते हैं, कि जितना भी बेसिकली हैबिटाट है, हैबिटाट को पूरा का पूरा कौन स्पीसीज कवर कर ले रही है, आपकी आइकॉर्निया। ठीक है, तो उस प्रोसीजर को उस जो है क्या कहते हैं, वो जो डोमिनेंस है उसके ग्रोथ का, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्वेसिवनेस। तो इसने पूरा का पूरा वाटर बॉडीज को कवर कर लिया। आपको ये भी पता है कि ये जो आइकॉर्निया है आपका, ये किस तरह के जनरली जनरली आपको किस कौन सी वाटर बॉडीज पे मिलता है, जनरली स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट का मतलब जैसे तालाब हैं आपके, जैसे आपके लेक वगैरह है, ठीक है, जहां पे वाटर किस पोजीशन पे रहता है, स्टेगनेंट रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपके लिए एक बना दूं वाटर बॉडी, ठीक है, यहाँ पे आपका ये खूब सारा ग्रो किया हुआ है, विग्रसली ग्रो किया। तो ऐसा नहीं है कि ये वे जो है क्या कहते हैं सिर्फ प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देगा। देखो ये क्या करेगा कि ये पूरा का पूरा जो सरफेस है वाटर का कवर कर ली। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन है, इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन, उसको जो है अंदर जाने से कट कर दिया इसने। ठीक है, इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन को अंदर जाने से कट कर दिया। अब यहाँ पे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे, यहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स में बेसिकली लिख रहा हूं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल से एक तो बाहर से ऑक्सीजन आ रही नहीं है, दूसरा इसकी रूट्स ने सारा का सारा ऑक्सीजन क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन था उसको जो है कंज्यूम कर लिया। तो जब ऑक्सीजन यहाँ पे बचेगी नहीं तो एक्वेटिक एनिमल्स का क्या हो जाएगा, डेड हो जाएंगे। और एक्वेटिक एनिमल डेड है, उनमें मेनली क्या है जो आप यूज कर रहे हो खाने के लिए, फिशेस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्रोसीजर और कहीं हो नहीं रहा था, ये हर जगह पे हो रहा था, पर चूंकि वेस्ट बंगाल जो है क्या कहते हैं फिशेस, लोग यहाँ के जो है फिशेस ज्यादा डिपेंडेंसी है फिशेस की। ठीक है, बहुत सारी फिशेस बेसिकली क्या हुई, मर गई। तो इस वजह से इसको क्या बोला गया कि जो है ये टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं आपकी, ये एक्जॉटिक स्पीसीज है, ये इंडिया की नेटिव स्पीसीज नहीं है। ठीक है, इसके जो है फ्लावर फ्लावर कैसे हैं, पर्पल कलर के फ्लावर हैं। इन्वेसिवनेस मतलब कि कोई जो है एक्जॉटिक स्पीसीज जब किसी ऐसी जगह पे जाती है जहां पे उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, तो उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, वो पूरे के पूरे हैबिटाट में बिल्कुल बिल्कुल हैवॉक कॉज कर देता है, सिर्फ वही स्पीसीज दिखती है। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज को प्रोसीजर को इन्वेसिवनेस बोलते हैं और स्पीसीज को बोलते हैं इन्वेसिव स्पीसीज। ठीक है, आपने ये टर्म ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली वाटर बॉडीज में क्या कर रही थी, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर ले रही थी, उससे एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हुई। क्योंकि बंगाल में ज्यादातर लोग डिपेंड करते हैं किस पे, फिशेस पे, तो इस वजह से इसको बोला गया टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, बाकी ग्रोथ इसकी हर जगह पे ऐसे ही हुई, क्यों, क्योंकि उसका अपना कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था। ठीक है, तो ये कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। ये भी याद रखना, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि कहां पे जनरली ग्रो करता है, स्टैग्नेंट वाटर में ग्रो करता है। बहुत आप लोगों के चेहरे, छोड़ दो, चलो बेटा जाओ।
स्टिल अभी मुझे कुछ चीजें बतानी है। चलो कल पढ़ेंगे, छोड़ दो आज। कल नहीं, कल तो मेरा आप केमिस्ट्री सर आपके पढ़ाएंगे तो आज जो है मैं अब आपको मिलूंगा शायद। आज कौन सा दिन है? मंडे, तो शायद थर्सडे को मिलूंगा क्लास।